तो मूवी की स्टार्टिंग 1893 के लंदन शहर से होती है, जहाँ पर हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसे एक अनजान आदमी बुला रहा होता है। इस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन यह आदमी उस लेडी को लालच देकर एक कोने में ले जाता है और उसका रेप और मर्डर करके भाग जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम जैक होता है और ये कैरेक्टर एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर उस टाइम सच में जैक नाम का एक साइको किलर हुआ करता था और वो इस पैटर्न से लड़कियों का रेप कर उन्हें मार डालता था। शहर के लोग उसे जैक द रिपर कहते थे। हालांकि जैक को छोड़कर ये पूरी कहानी फिक्शनल है। फिर आगे हमें हर्बर्ट वेल्स नामक एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ होते हैं और वे सब डॉक्टर स्टीवनसन का वेट कर रहे होते हैं जो अभी तक नहीं आए होते। पर तभी डॉक्टर स्टीवनसन वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सभी के उस रूम में इकट्ठा हो जाने के बाद डॉक्टर हर्बर्ट वेल्स बताते हैं कि मैंने यहाँ आप सभी को बुलाया है ताकि मैं आप लोगों को अलविदा कर सकूं। दरअसल मैंने एक टाइम मशीन बनाई है और आज रात मैं उसका यूज करने जा रहा हूँ। तो हर्बर्ट के ऐसा कहने पर कोई भी डॉक्टर उसका भरोसा नहीं करता, तो उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए डॉक्टर हर्बर्ट उन्हें अपने लैब की तरफ ले चलते हैं। डॉक्टर हर्बर्ट बताते हैं कि कुछ समय पहले थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका ला दिया था, लेकिन मेरी बनाई गई ये टाइम मशीन विज्ञान को ही बदल देगी। ऐसा कहकर वह अपने बाकी वैज्ञानिक दोस्तों के सामने अपनी टाइम मशीन रखते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग वो टाइम मशीन देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर डॉक्टर हर्बर्ट बताते हैं कि 12 साल पहले एक फ्रेंच इंजीनियर ने सूरज की किरणों से प्रिंटिंग प्रेस को चलाया था और ये मशीन भी ठीक उसी तरह इस मशीन में लगे एंटीने से सनलाइट खींचती है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर पावर सप्लाई करती है, जिससे इस मशीन में फ्रिक्शन बनता है और ये मशीन हर मिनट 2 घंटे आगे या पीछे जाती है और इसके लिए बस तुम्हें टाइम और डेट सेट करना पड़ता है। पर इसमें जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये वेपराइजिंग इक्वलाइजर। इसके बगैर टाइम मशीन कुछ नहीं। दरअसल यही है जो मशीन को और इसमें बैठे हुए यात्री को जोड़े रखती है। इसके अलावा मेरे पास एक नॉन रिटर्न की है। ये चाबी जिसके पास भी होती है वो मशीन दोबारा उसके पास लौट आती है। डॉक्टर हर्बर्ट की बात सुनकर वे सभी गेस्ट हैरान रह जाते हैं और अगले ही सीन में वे लोग दूसरे कमरे में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर हर्बर्ट और डॉक्टर स्टीवनसन चेस खेल रहे होते हैं। स्टीवनसन पूछते हैं कि तुम मशीन के जरिए कहाँ जाना पसंद करोगे, तो हर्बर्ट बताते हैं कि मैं भविष्य में जाकर वहाँ के लोगों और मानवता के विकास के बारे में पता करूँगा। तो इस पर डॉक्टर स्टीवनसन कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य वैसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। मतलब जैसा कि तुम जानते हो लोगों के अंदर बुराई बहुत जल्दी फैल रही है और भविष्य में शायद इंसानियत का नामो निशान ना बचे। डॉक्टर स्टीवनसन के ऐसा कहने पर हमें पता चलता है कि इंसानों को लेकर उनकी सोच थोड़ी अलग है। पर तभी उस कमरे में घर की मकान मालिक मिसेस टर्नर आती है और डॉक्टर हर्बर्ट को बताती है कि बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आपसे मिलने आए हैं। तो उनसे मिलने डॉक्टर हर्बर्ट कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर उन्हें 2 ऑफिसर्स मिलते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर बताता है कि हमने जैक नाम के एक सीरियल किलर को आपके घर के पास पहुंचते हुए देखा था। हमने आपके सभी नेबर्स के घर की तलाशी ले ली है और अब सिर्फ आपका घर बचा है। तो ऐसा कहकर कई सारे पुलिस वाले आकर उस घर की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाले को डॉक्टर लेस्ली स्टीवनसन का बैग मिलता है जिसमें उन्हें कई सारे औजार और एक लेडी के कपड़े मिलते हैं। इसका मतलब जैक द रिपर यानी वो सीरियल किलर डॉक्टर स्टीवनसन के भेष में यहाँ आया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इस पूरे घर में से स्टीवनसन गायब होते हैं। आगे पुलिस बताते हैं कि शायद वो यहाँ से भाग गया है, लेकिन आप लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लें क्योंकि वो फिर से आपके घर वापस आ सकता है। ऐसा कहकर सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं और उन्हीं के साथ हर्बर्ट के सारे गेस्ट भी निकल जाते हैं। आगे हर्बर्ट और मिस्टर टर्नर इस घर में अकेले होते हैं, जहाँ पर मिसेस टर्नर बताती हैं कि अजीब बात है वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो उसे तुम्हारी लैब में जाते हुए देखा था। तो ये सुनकर डॉक्टर हर्बर्ट सब समझ जाते हैं और अपने लैब में दोबारा जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ पर उनकी टाइम मशीन नहीं होती। इसका मतलब जैक द रिपर हर्बर्ट के टाइम मशीन के साथ कहीं फरार हो गया है। लेकिन क्योंकि हर्बर्ट के पास नॉन रिटर्न की थी सो इसलिए उसे पता था कि वो टाइम मशीन थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी, तो इसलिए वो वहाँ रुककर थोड़ा वेट करता है और कुछ समय के बाद टाइम मशीन वापस वहाँ पर आ जाती है। अब हर्बर्ट जैक यानी स्टीवनसन को उसी के समय में जाकर उसे पकड़ने का प्लान बनाता है और इसके लिए वो अपने घर से ज्वेलरीज और पैसे ले जाता है। यहाँ तक कि वो मिसेस टर्नर की इयररिंग भी उधार मांगता है ताकि वो दूसरे समय में जाकर सरवाइव कर सके। आगे हर्बर्ट टाइम मशीन में बैठता है और देखता है कि स्टीवनसन साल 1917 में गया था, यानी भविष्य में।
तो इसलिए हबर्ट भी उस मशीन के जरिए भविष्य में चले जाते हैं और भविष्य में पहुंचते ही वह देखते हैं कि वह किसी म्यूजियम में है जो H.G. वेल्स यानी हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स मतलब उनका खुद का म्यूजियम है जो उनकी याद में बनाया गया था, लेकिन उन्हें भविष्य में एक इमेजिनरी राइटर माना गया है जिसने टाइम मशीन नामक एक बुक लिखी थी, ना कि टाइम मशीन बनाई थी। यानी उन्हें यहाँ एक साइंटिस्ट नहीं समझा जाता। तो ये देखकर वह हैरान होते हैं। आगे वह अपनी पुरानी तस्वीरें और बुक्स देखते हैं जो उन्होंने आगे चलकर लिखी थी। इसके बाद हर्बर्ट म्यूजियम से बाहर आते हैं जहाँ पर वह लोगों के बारे में देखकर अपनी डायरी में नोट करते हैं। वहीं पर वह एक लेडी को देखते हैं जिसने काफी कम कपड़े पहने होते हैं। उन्हें लगता है कि वह किसी गरीब शहर में आ गए हैं जहाँ पर लोगों के पास कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और इस बारे में वे लोगों के पास जाकर पूछते हैं कि ये कौन सा शहर है, पर जल्दी ही उन्हें अपना जवाब मिल जाता है। आगे वे दिमाग लगाते हैं कि स्टीवेंसन ने जरूर चोरी किए गए पैसों को किसी बैंक में एक्सचेंज करवाया होगा, यानी वो बैंक गया होगा। तो इसलिए उसका पता लगाने के लिए मिस्टर हर्बर्ट हर बैंक में जाकर उसके बारे में पता करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो इनमें से किसी बैंक में भी नहीं आया था। फिर इसके बाद वो ज्वेलर शॉप में जाता है जहाँ पर वो अपने पास से लाए गए सारे ज्वेलर सस्ते में बेचकर कुछ पैसे जुटाता है। वहीं पर वो एक टीवी देखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। आगे उसे पता चलता है कि अब पूरे शहर में सिर्फ एक ही बैंक रह गया है और उसका नाम है चार्टर्ड बैंक ऑफ लंदन। हर्बर्ट उस बैंक में जाता है जहाँ पर वो एक लेडी एम्प्लॉय एमी रॉबिन्स से मिलता है। वो उससे बात करता है। वह उससे पूछता है कि कुछ दिनों पहले शायद इस बैंक में मेरी तरह कपड़े पहनने वाला कोई लंबा सा पतला सा नौजवान आया होगा और उसने अपना नाम स्टीवेंसन बताया होगा। दरअसल वो मेरा रिलेटिव है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो हर्बर्ट के ऐसा कहने पर मिस एमी रॉबिन्स लिस्ट चेक करती है और बताती है हाँ वो यहाँ आए थे और हमसे रहने के लिए कोई होटल पूछ रहे थे, तो हमने उन्हें हयात लेगेसी होटल सजेस्ट किया था। शायद वो अब भी वहीं होंगे। तो ये सुनकर हर्बर्ट बहुत खुश होता है। मिस एमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो हर्बर्ट को और उसके पहनावे को पसंद करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्टीवेंसन को दिखाया जाता है जो यहाँ आकर यहाँ के तौर तरीके और पहनावों को सीख चुका था और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। पर तभी उसका डोर नॉक होता है। उसे लगता है कि उसका कोई वेटर होगा जिसे उसने कॉल किया था, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर हर्बर्ट खड़ा होता है। हर्बर्ट कमरे के अंदर आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह कहता है कि ये समय हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हर्बर्ट की बात टालते हुए स्टीवेंसन उसे अपने पास बैठने को बुलाता है और टीवी ऑन करता है। टीवी में वर्ल्ड वॉर 2 की खबरें आ रही होती हैं और साथ ही कई सारी नेगेटिव खबरें होती हैं। हर्बर्ट पूछता है कि ये क्या है। स्टीवेंसन बताता है ये भविष्य है। यहाँ वर्ल्ड वॉर के बाद से बहुत सारी तबाहियां मची हैं और कई सारे अपराध भी हुए हैं। यानी जो काम मैं पुलिस से छिपकर करता था वही काम ये लोग दिन दहाड़े कर रहे हैं। मतलब ये वो भविष्य नहीं है जो तुमने सोचा था, बल्कि ये वो भविष्य है जो मैं चाहता था। तो इसलिए अब तुम वो चाबी भी मेरे हवाले कर दो। लेकिन हर्बर्ट कहता है कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है। तो इससे गुस्सा होकर स्टीवेंसन हर्बर्ट का चश्मा उतार कर उसे मारकर चाबी छीनने लगता है। पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है और अब स्टीवेंसन को भागना पड़ता है। हर्बर्ट उसका पीछा करता है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद फाइनली स्टीवेंसन एक कार से टकरा जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर जब हर्बर्ट हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक नर्स बताती है कि स्टीवेंसन 20 मिनट पहले ही मर चुके हैं और उनकी डेथ हो चुकी है। तो हर्बर्ट पूछता है कि क्या मैं उनकी बॉडी देख सकता हूँ। तो नर्स बताती है सिर्फ उसकी फैमिली के अलावा हम किसी को भी इसकी परमिशन नहीं दे सकते। तो आगे हर्बर्ट हॉस्पिटल से चला जाता है। वहीं कुछ दूरी पर उसे एमी दिखती है। एमी उसके पास आती है और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। वे दोनों बातें करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ पर एमी बताती है कि उसे हर्बर्ट इतना इसलिए पसंद है क्योंकि उसके बात करने का तरीका औरों से अलग है और वो बहुत ही प्यारा है। साथ ही उसका ड्रेसिंग सेंस भी काफी अनोखा है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस दौरान इन दोनों का रिलेशनशिप और भी गहरा हो जाता है। पर तभी हमारी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें एक लेडी का रेप करके मार डालने की खबर होती है और एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि स्टीवेंसन मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है और छिपकर लोगों का रेप करके
करके उनको जान से मार रहा है। दरअसल जिस नर्स से हबर्ट ने स्टीवेंसन की हालत पूछी थी वो नर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और उसे टालना चाहती थी, जिस कारण उसने झूठ बोला था कि स्टीवेंसन मर चुका है। लेकिन स्टीवेंसन जिंदा होता है और भविष्य में भी अपना वही काम करता है जो वो अपने समय में किया करता था, यानी लड़कियों का रेप करके उनका मर्डर करना। पर वहीं दूसरी तरफ हबर्ट को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो एमी के साथ वक्त बिता रहा था। लेकिन एक दिन उसे रेडियो में एक गुमनाम साइको किलर की खबर मिलती है तो वो समझ जाता है कि ये यकीनन स्टीवेंसन है और वो जिंदा है, क्योंकि रेडियो में जिस तरह बताया गया था ठीक उसी पैटर्न से जैक यानी स्टीवेंसन कत्ल किया करता था। तो आगे वो यही बात एमी को बताता है। एमी कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है तुम्हें ये पुलिस को जाकर बताना चाहिए। लेकिन हबर्ट कहता है कि वे मेरा कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अगर मैंने तुम्हें भी पूरी सच्चाई बताई तो तुम भी मेरा भरोसा नहीं करोगी। लेकिन एमी कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा भरोसा करूंगी हबर्ट, और ऐसा कहकर एमी वहाँ से चली जाती है। एमी जब बैंक पहुंचकर अपना काम शुरू करती है तभी वहाँ स्टीवेंसन अपनी कुछ करेंसीज एक्सचेंज करवाने आता है। एमी उसे देखते ही समझ जाती है कि ये वही साइको किलर है जिसके बारे में आज सुबह हबर्ट ने उसे बताया था। एमी बड़ी चालाकी से एक काम के बहाने टेलीफोन के पास जाती है और चुपके से हबर्ट को कॉल करती है जो उसके कमरे में होता है। हबर्ट कॉल उठाता है। एमी घबराती हुई कहती है कि तुम्हारा बताया गया वो साइको किलर इस वक्त मेरे काउंटर में है और पैसे एक्सचेंज करवाने आया है। तो ये सुनकर हबर्ट हैरान रह जाता है और एमी को उसे उलझाने को कहता है। तब तक वह उसके पास पहुंच रहा है। ऐसा कहकर हबर्ट फोन रख देता है। वहीं दूसरी तरफ एमी अपने काउंटर में दोबारा जाती है और स्टीवेंसन को उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन एमी का बिहेवियर अचानक से चेंज होने पर उसे शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये शायद हबर्ट के साथ मिली हुई है। तो इसलिए वो एमी के पास जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर हबर्ट ने वो नॉन रिटर्न की उसे वापस नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद एमी बहुत घबरा जाती है और जब हबर्ट बैंक पहुंचता है तो एमी बार बार हबर्ट से पुलिस को इस बारे में बताने को कहती है। थक हार कर हबर्ट फाइनली पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि होने वाले इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है। वो आदमी थोड़ा लंबा और थोड़ा सा पतला है और उसका चेहरा थोड़ा डरावना है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? क्या तुम्हारे अंदर कोई गॉड गिफ्टेड सुपरनैचुरल पावर है जैसे पूर्वाभास करने की या फिर ऐसे ही कोई चौंकाने वाली शक्ति? तो हबर्ट कहता है नहीं, दरअसल मैं एक जासूस हूँ और ये सब मेरा बस एक तुक्का है। ऐसा कहकर हबर्ट वहाँ से निकल जाता है और जब एमी के साथ उसके घर पहुँचता है तो वहाँ उसे डोरमैट के नीचे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे वो चाबी नहीं दी तो तुम उस लड़की यानी एमी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे जिसके साथ तुम अभी रह रहे हो। तो ये लेटर पढ़कर हबर्ट एमी से लेटर छिपा लेता है और अपने पास रख लेता है। हबर्ट को पता होता है कि अब उसके साथ एमी की भी जान खतरे में है और वो एमी को नहीं खोना चाहता, तो इसलिए वो एमी को सब सच बताने का फैसला करता है। और एक दिन वह बताता है कि दरअसल मेरा पूरा नाम हबर्ट जॉर्ज वेल्स है जिसे H.G. वेल्स कहा जाता है। तुम्हारे समय में मैं एक राइटर हूँ, पर सच तो ये है कि मैं एक इन्वेंटर भी था और मेरी उम्र इस टाइम के हिसाब से 113 साल है। तो हबर्ट की बात सुनकर एमी उसका भरोसा नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हबर्ट उसे रोकता है और कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं अपनी इस बात को सही साबित कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ म्यूजियम चलना होगा। फिर मूवी के नेक्स्ट सीन में ये दोनों म्यूजियम में होते हैं जहाँ पर म्यूजियम बंद करने का टाइम होता है और सिर्फ गार्ड के अलावा वहाँ पर कोई नहीं होता। हबर्ट और एमी चुपके से म्यूजियम में रखी अपनी मशीन के पास पहुंचकर उसके अंदर बैठते हैं, जिसके बाद हबर्ट एमी को दिखाने के लिए उसे एक दिन आगे यानी एक दिन भविष्य में ले जाता है। शुरुआत में तो एमी भरोसा नहीं करती कि वो एक दिन आगे पहुंच गई है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पहले की ही तरह खाली होता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है और शॉक में आ जाती है क्योंकि उस न्यूज़पेपर में उसके मरने की खबर होती है। ये देखकर हबर्ट वहाँ आ जाता है और एमी और न्यूज़पेपर को लेकर वहाँ से अपने समय में पहुँच जाता है। एमी यहाँ बहुत ही शॉक और डरी हुई सी होती है। हबर्ट उसे शांत करने के लिए कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ पास्ट में चलो, वहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। तो इस पर एमी बताती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ उसकी जॉब, उसका घर और बहुत कुछ है। तो हबर्ट भविष्य से लाए गए न्यूज़पेपर को देखता है और कहता है कि हमें भविष्य के बारे में पता है, इसका मतलब हम भविष्य बदल सकते हैं। इस न्यूज़पेपर के हिसाब से आज शाम 7 बजे
तुम्हारा कत्ल हुआ था जब तुम कमरे में अकेली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि शाम 7 बजे से पहले हम यहाँ नहीं होंगे, बल्कि हम किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ पर वो साइको हम तक नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा प्लान बनाने के बाद वो दोनों इंतजार करने लगते हैं। पर कुछ समय बाद 12 बजे के करीब हबर्ट एमी से कहता है, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, लेकिन मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगा और वैसे भी अभी हमारे पास पूरे 7 घंटे हैं। ऐसा कहकर हबर्ट एमी की घबराहट दूर करने के लिए उसे एक ब्रांडी की बोतल देता है और वहाँ से चला जाता है। बट एक शॉप के पास पहुँचता है जहाँ से वो एक गन उधार लाता है ताकि वो इसका इमरजेंसी में यूज कर सके। तभी बीच रास्ते में उसे 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स पकड़ लेते हैं। दरअसल इन्हें लगता है कि हबर्ट ही वो साइको किलर है जो लोगों को मार रहा है और उसी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने कुछ पैटर्न्स बताए थे ताकि पुलिस का उस पर शक न जाए। और जब उन पुलिस को हबर्ट के पास से गन बरामद होती है तो उनका शक और भी गहरा हो जाता है और वो हबर्ट को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। हालांकि हबर्ट बाहर से एमी को आवाज दे रहा होता है, लेकिन एमी हबर्ट की दी गई ब्रांडी पीकर गहरी नींद में चली गई थी तो उस तक वो आवाज नहीं पहुंचती। आगे हबर्ट पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पर उसका सारा सामान हथिया लिया जाता है। बाद में उसकी हैंड प्रिंटिंग और आइडेंटिटी पता की जाती है, लेकिन इससे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो अब पुलिस ऑफिसर्स का शक पक्का हो जाता है कि वो कोई क्रिमिनल है और अब एक पुलिस ऑफिसर खुद जाकर उसका बयान लेता है और उससे पूछताछ करता है। वहीं समय धीरे धीरे निकलने लगता है और हबर्ट बस एक ही बात दोहरा रहा होता है कि उसने वो गन एक लड़की की सेफ्टी के लिए खरीदी थी, लेकिन पुलिस उसका यकीन नहीं करती। तो यहाँ पर हबर्ट पुलिस को अपनी सारी सच्चाई बताता है, यहाँ तक कि वो उन्हें भविष्य से लाया गया अपना वो न्यूज़पेपर भी दिखाता है, लेकिन पुलिस वाले इसे फेक न्यूज़पेपर मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एमी को देख पाते हैं जिसकी नींद 6 बजे के करीब खुलती है और वो हबर्ट को घर में ना पाकर डर जाती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने जाती है वैसे ही वो डोर खुद खुलने लगता है। तो वो समझ जाती है कि वो स्टीवनसन होगा जो उसे मारने आया है और होता भी ठीक ऐसा ही है। स्टीवनसन बाहर से दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता क्योंकि उसके अंदर आने से पहले ही एमी छिप गई थी। स्टीवनसन उसे घर में देखता है पर उस कमरे में स्टीवनसन को कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी वह उसी जगह जाकर रुकता है जहाँ पर एमी छिपी हुई थी और वो वहीं पर अपना चाकू निकाल लेता है। फिर इसके बाद सीन कट होकर पुलिस स्टेशन पर आता है जहाँ पर हबर्ट का कोई भरोसा नहीं कर रहा होता। पर तभी वहाँ पर सायरन की आवाज आती है जिसका मतलब क्राइम हो चुका है और तभी उन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि एक कमरे में एक लेडी की कटी हुई लाश मिली है और वो लाश मिस एमी रॉबिन्स की है, यानी हबर्ट की लवर की लाश है। तो ये सुनकर पुलिस वाले हबर्ट से बहुत अपोलोजाइज करते हैं और उससे माफी मांगते हैं, लेकिन हबर्ट बहुत दुखी हालत में वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो एमी के घर की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसे बाहर से एमी की आवाज आती है और तभी हम देखते हैं कि एमी जिंदा होती है और उसे स्टीवनसन ने पकड़ रखा होता है। स्टीवन बताता है कि अब तक मैंने एमी को नहीं मारा और कमरे में किसी और लड़की की लाश है, लेकिन अगर तुमने वो चाबी मुझे नहीं दी तो अब मैं एमी को सच में मार डालूंगा। तो स्टीवन की इतना कहते ही हबर्ट उसे चाबी दे देता है क्योंकि वह दोबारा से एमी को नहीं खोना चाहता था, लेकिन स्टीवन हबर्ट को धोखा देता है और एमी को लेकर अपनी कार से म्यूजियम की तरफ जाने लगता है। तो हबर्ट भी उसका अपनी कार से पीछा करता है और यहाँ एक बहुत लंबा चेजिंग सीक्वेंस होता है, जिसके बाद ये तीनों म्यूजियम की तरफ पहुँचते हैं। हबर्ट स्टीवन के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और एमी को उसे छोड़ने को कहता है। फिर स्टीवन कहता है कि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो और हबर्ट ये भविष्य भी वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था, इसका मतलब इस बार भी मैं ही जीता हूँ। ऐसा कहकर स्टीवन मशीन में बैठ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए एमी भागकर हबर्ट के पास चली जाती है। जैसे ही एमी हबर्ट के पास आती है हबर्ट मशीन के पास जाता है और वेपराइजिंग इक्वलाइजर निकाल देता है। दरअसल ये वही चीज होती है जिसके बारे में हमें शुरुआत में बताया गया था, यानी यही वो डिवाइस था टाइम ट्रेवलर और टाइम मशीन को जोड़े रखती थी। लेकिन जैसे ही हबर्ट वो डिवाइस निकाल देता है वैसे ही स्टीवनसन गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही एमी पूछती है कि वो कहाँ गया, तो हबर्ट बताता है कि वो इन्फिनिटी में चला गया है जिससे उसका अंत हो गया। एमी पूछती है कि तुम अब इस टाइम मशीन का क्या करोगे, तो हबर्ट बताता है अब मुझे इस टाइम मशीन को डिसमेंटल करना होगा क्योंकि इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इससे पहले मुझे अपने टाइम में वापस जाना होगा। और ऐसा कहकर हबर्ट टाइम मशीन में बैठ जाता है। पर वहीं पर एमी बाहर से चिल्लाने लगती है और वो उसके साथ उसके टाइम में चलने को तैयार हो जाती है। फिर आगे ये दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट
में चले जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि H.G. वेल्स एक असली राइटर थे जिन्होंने एमी रॉबिन्स नामक एक लड़की के साथ शादी की थी और उन्होंने ही टाइम मशीन नाम की एक बुक लिखी थी जिस पर आगे चलकर 2002 में सेम नाम की एक फिल्म भी बनी थी। यानी इस मूवी में हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वे सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे और ये कहानी इस तरह लिखी गई थी कि ये कहानी हमें रियल लगती है पर असल में ये पूरी कहानी फिक्शनल है और इसमें बस रियल लाइफ कैरेक्टर्स का यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, होप है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी पसंदीदा मूवी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।